नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ दिख भी रहा होगा आपको लोक सेवक के लिए अभिरुचि, एप्टीट्यूड्स फॉर सिविल सर्विसेज, कि एक लोक सेवक में किस प्रकार की अभिरुचियां होनी चाहिए। इसके पहले जो लास्ट क्लास जो थी हमारी, लास्ट क्लास में हमने एप्टीट्यूड क्या होता है ये देख लिया था। एप्टीट्यूड इंटरेस्ट से कैसे अलग है, हॉबी से कैसे अलग है, इंटेलिजेंस से कैसे अलग है, नॉलेज से कैसे अलग है, स्किल से कैसे अलग है, कैपेसिटी से कैसे अलग है, ये सब हमने देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई सिविल सेवकों के लिए जो अभिरुचि जो होती है वो कौन कौन सी अभिरुचियां सिविल सेवक में होनी चाहिए, या फिर किसी व्यक्ति की कौन कौन सी अभिरुचियां हैं, इनका परीक्षण हम कैसे करते हैं। तो आज के समय में क्या होने लग गए, एप्टीट्यूड्स के लिए टेस्ट होने लग गए। जैसे हमारा एक जो यूपीएससी में जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में जो पेपर है हमारा, एक पेपर है उसका नाम है सी सेट। टेक्निकली जो दो पेपर है हमारे, उन दोनों का नाम है सी सेट 1 सी सेट 2, लेकिन हम उसको हम क्या कह देते हैं, आम भाषा में जीएस कह देते हैं, जनरल स्टडीज कह देते हैं। तो सी सेट क्या होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट तो क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ये पूरी दुनिया में किस किस तरीके होते हैं और कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। ये भी हम देखेंगे विस्तार से कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो सी सेट मेंस क्या कह रहा है, मेंस में कौन कौन सी अभिरुचियां जांची जाती हैं, साक्षात्कार के दौरान कौन कौन सी आपके ऐसी क्वालिटीज हैं, अभिरुचियां हैं जिनको चेक किया जाता है, मापा जाता है जिनको। तो पूरी दुनिया में वर्तमान में अभिरुचियों के जो टेस्ट जो हो रहे हैं, अभिरुचि परीक्षण जो हो रहे हैं, वो मैं आपको कुछ परीक्षणों के उदाहरण आपको दे देता हूं कौन कौन से हो रहे हैं। तो दुनिया भर की यदि हम बात करें तो दो प्रकार के टेस्ट इसमें प्रमुख रूप से होते हैं। एक तो होते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का मतलब है कि जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए हो गया, मतलब पूरे कॉलेजों में ही एडमिशन के लिए हो गया, या अमेरिका में और कई सारे जो विकसित देश हैं वहां पर ये चलता है। और दूसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड टेस्ट। दूसरे कौन से होते हैं, स्पेशलाइज या स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट उनको कह देते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब होता है विशेष परीक्षण। एक खास फील्ड में आप जाना चाहते हो और एक खास फील्ड में जाने के लिए आपकी अभिरुचियों का परीक्षण किया जाएगा और उस परीक्षण के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि आप में कौन कौन सी अभिरुचियां हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। तो जैसे जो जनरल टेस्ट होंगे, तो जनरल टेस्ट क्या होता है, जैसे अमेरिका में चलता है, जनरल विकसित देशों में चलता है, तो कौन कौन से चलते हैं। एक तो चलता है डैट, DAT, और एक अमेरिका में चलता है SAT, SAT। तो DAT क्या होता है, एक डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहते हैं। तो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, जैसे कैरियर, कौन सा कैरियर कोई व्यक्ति चुनेगा, क्या मार्गदर्शन उसको सुझाए, भविष्य में वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उसमें कौन से फील्ड में जाने के लिए उसमें क्षमताएं हैं, उसमें कौन से फील्ड के लिए रुचियां हैं, ये किसके द्वारा मापा जाता है, DAT के द्वारा, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहते हैं। और एक अमेरिका में होता है SAT, यानी कि वहां पे जो हाई स्कूल होता है, जो हाई स्कूल जब पास करते हैं सारे बच्चे, उसके बाद में वो एक टेस्ट देते हैं SAT, जिसको कहते हैं स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट टेस्ट यानी कि, एक सेकंड दीजिएगा, यानी कि भाई ये शिक्षा के क्षेत्र में 12वीं के बाद में, हाई स्कूल के बाद में कैरियर में कौन सा विकल्प चुने, उसके लिए होता है। इसी टेस्ट के आधार पर उनको कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। जितने भी अलग अलग तरीके के कॉलेज होंगे उन सभी में SAT में
एसएटी में लगभग मेरे ख्याल से 8 पॉइंट इन्होंने बना रखे हैं। 8 पॉइंटों के आधार पर टेस्ट लेते हैं, शायद 1600 नंबर का ऐसा कुछ होता है ये। और उसमें से देख लेंगे कि भाई इंजीनियरिंग की कैपेसिटी है, डॉक्टरी की है, इसमें क्लर्क की बनने की क्षमता है, दार्शनिक बनने की क्षमता है, क्या इसमें कैपेसिटी है, उसके आधार पर ये लिया जाता है। कॉलेजों में एडमिशन के लिए ये वहां पर आवश्यक होता है और उस नंबर के आधार पर उनको संबंधित कॉलेजों में उनको एडमिशन मिलता है। भारत में क्या चलता है, ज्यादातर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं चलता, इस जनरल नहीं चलते, सारे के सारे कैसे चलते हैं, स्पेसिफिक चलते हैं। जैसे स्पेसिफिक कौन कौन से चलते हैं भारत में, यदि आप देखोगे तो सबसे पहला तो आप ले लो कौन सा, जैसे एक ले लो क्लैट का ले लो, क्लैट का आप ले लो। तो क्लैट क्या होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसका नाम तो है एडमिशन टेस्ट, बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट ही है, ठीक है। और भी हो गया, जैसे मैट है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। मैट जैसा एक और परीक्षण क्या होता है, कैट होता है, सीएटी, जिसको कहते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसका नाम कॉमन एडमिशन टेस्ट है कैट का, लेकिन वो है मैट की तरह ही, सेम है, एप्टीट्यूड ही जांचा जा रहा है उसमें। और यूपीएससी में तो है ही सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और सी सेट केवल ऐसा नहीं है कि एक वही सी सेट है जैसे आम भाषा में हम कहते हैं, मेंस भी सी सेट ही है, इंटरव्यू भी एक तरीके से क्या है, सी सेट ही है। उसमें सब में जगह यही देखा जा रहा है। आजकल तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक टेस्ट होने लग गए। आजकल बच्चों के किए जाते हैं स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कौन से खेल में ज्यादा अच्छे तरीके से खेल सकता है, कौन से खेल में झंडे गाड़ सकता है, कौन सा खेल यदि इसको खिलाया जाए तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन जो है ये कर सकता है। तो ये क्या होता है, आपका सेट होता है। स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चों के होते हैं। आजकल म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं कि भाई बच्चा संगीतकार बन सकता है कि नहीं बन सकता है। चेस के आजकल तो स्पोर्ट्स में भी क्या करेंगे, चेस के लिए अलग से बना दिया है, क्रिकेट के लिए अलग से बना दिया है, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट अलग से बना दिया। मुझे म्यूजिकल चेयर आ रहा था, है ना। तो ऐसा खूब सारे एप्टीट्यूड टेस्ट आज की डेट में बना दिए गए हैं, जिनके द्वारा किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि किस बच्चे में कौन से फील्ड में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमताएं हैं, उसकी अभिरुचियां कैसी हैं। जब हम हमारे सी सेट की बात हम करेंगे ना, अब मैं स्पेसिफिक किसकी बात करूंगा, केवल और अपने सिविल सेवक के लिए बात करूंगा, है ना, क्योंकि हम उसी की तैयारी कर रहे हैं और जो एग्जाम में आएगा तो स्पेसिफिक। तो जैसे सी सेट होता है, अब आपको पता ही है जैसे प्रीलिम्स जो होता है ना, तो उसमें सी सेट के 2 पेपर होते हैं, सी सेट 1 और सी सेट 2। ठीक है, आपको शायद बहुत बच्चों को नहीं पता हो, बट 1979 से पहले तो प्रीलिम्स ही नहीं होता था। जो सी सेट का जो पेपर है अभी ये 2011 में जोड़ा गया। 2011 से पहले सी सेट ऐसा वाला सी सेट नहीं होता था जो जिसमें कि मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, कॉम्प्रीहेंशन जिसमें आ रहा है, एनालिटिकल आ रहा है, डेटा सफिशिएंसी आ रहा है, डेटा एनालिटिकल आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग आ रहा है। तो ये तो अभी आने लगा है ना, तो ये 2011 से आने लगा है। उससे पहले 1979 से पहले डायरेक्ट मेंस और इंटरव्यू भी होते थे। 1979 में पहली बार लगा कि यार भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, तो ऐसा करो कि प्रीलिम्स कर दो, छटनी करने के लिए, छांटने के लिए रखे गए हैं प्रीलिम्स जो है वो क्या है, एक तरीके से छलनी है। ये छान लिया जाता है कि भाई ठीक है, हमारे पास अब क्रीम आ गई है, अब इनका मेंस का एग्जाम ले लेते हैं, तब हमारे पास शानदार व्यक्ति उपलब्ध हो जाएंगे। आपको शायद और नहीं पता हो तो 1972 से पहले महिलाएं सभी प्रकार की प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनमें सभी में अप्लाई नहीं कर सकती थी। 72 के बाद ये हुआ कि सभी में अप्लाई कर सकती है। तो बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, यूपीएससी ने बहुत सारे बदलाव देखे हैं आईएएस की परीक्षा में। इसका अंग्रेजों के टाइम पे नाम ही आईसीएस था, आजादी के बाद नाम बदल के आईएएस कर दिया गया, वो कहानी फिर कभी देखेंगे। इवन मैंने आपको बता ही दिया मेंस और इंटरव्यू भी किसका हिस्सा है, आपके सी सेट का है। किसका हिस्सा है, सी सेट का है। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई लोक सेवक के लिए क्या चाहिए होता है। तो मैंने बता ही दिया कि भाई पहले प्रीलिम्स करेंगे, प्रीलिम्स में पास हो गए तो मेंस, और मेंस में पास हो गए तो इंटरव्यू। तीनों ही परीक्षाएं सी सेट की हैं।
और प्रमुख रूप से जो 5 आपको ध्यान रखना है, पेपर में आ जाए तो सिविल सेवक के लिए अभिरुचियां लिखो, एप्टीट्यूड लिखो, तो 5 अभिरुचियां प्रमुख रूप से लिख सकते हो। सबसे पहली जो होनी चाहिए वो है आपकी भाषा पर सूक्ष्म पकड़। क्या होनी चाहिए आपकी? भाषा पर सूक्ष्म पकड़, कॉम्प्रीहेंशन जिसको कहते हैं ना, भाषाई परिपक्वता जिसको हम कहते हैं। अगर लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ नहीं है आपकी तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी फाइलें वगैरह पढ़नी होती हैं और बहुत सारे काम करने होते हैं, अभी हम समझेंगे। उच्च तार्किक क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च तार्किक क्षमता आप में होनी चाहिए। यदि आप एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हो तो निर्णय लेने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, समस्या समाधान की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। निर्णय व समस्या समाधान की क्षमता, हमने केवल 5 में ही इसको बांटने की कोशिश की है, निर्णय व समस्या समाधान की क्षमता। और ये कुछ नहीं है, आपकी सीसेट का ही सिलेबस है, क्षमता। और क्या होना चाहिए? आपके पास गणित आना चाहिए, आप ग्राफों को पढ़ सकें, आंकड़ों को आप समझ सकें। तो क्या होना चाहिए? गणित तथा आंकड़ों की समझ होनी चाहिए। गणित तथा आंकड़ों की समझ। अब आपको नीतियां बनानी है, बजट बनाना है, अब आप ग्राफ पढ़ ही नहीं पाते हो तो कैसे काम चलेगा, है ना? आप आंकड़ों को देख करके कोई नीति आपको बनानी होगी। कई इस प्रकार के आंकड़े आपके पास सामने रखे हुए हैं। मान लो कि 12 जिलों के आंकड़े आपके सामने हैं और उन 12 जिलों के आंकड़ों के आधार पर आपको पूरे राज्य के लिए एक, मान लो, स्वास्थ्य पर आधारित या कुपोषण को दूर करने के लिए कोई नीति बनानी है। तो मैथ की जरूरत तो पड़ेगी ना आपको, आंकड़ों को पढ़ने की जरूरत तो पड़ेगी ना, उसमें निर्णय लेने की जरूरत तो पड़ेगी ना आपको। भाषा पर सूक्ष्म पकड़ क्यों चाहिए? क्योंकि उसको फिर पढ़ोगे कैसे आप? क्योंकि आप फिर उसको पढ़ोगे कैसे? आप उसको पढ़ोगे। और क्या होने चाहिए? संचार तथा संप्रेषण का कौशल होना चाहिए, कि भाई आप अपनी बात दूसरों तक कितने, संचार व संप्रेषण का कौशल, कि भाई आपको अपनी बात आम आदमी तक पहुंचानी है। हमारा जिला पूरे देश में नंबर 1 बनेगा सफाई में, ये कलेक्टर साहब अभियान चला सकते हैं। और जब कलेक्टर साहब अभियान चलाएंगे, एक सेकंड दे, सॉरी कोई डिस्टरबेंस हो गया था। और जब कलेक्टर साहब अभियान चलाएंगे तो इतने अच्छे तरीके से संप्रेषण होना चाहिए आम आदमी के साथ में कि बस मजा ही आ जाए। क्योंकि आम आदमी आपसे प्रभावित होंगे, आपकी भाषा शैली से प्रभावित होंगे, आपकी अच्छी नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, आपको एक कुशल वक्ता होना चाहिए। चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के हो रहे हैं, विधानसभा के हो रहे हैं, और आप उस समय एक डिस्ट्रिक्ट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हो, सारे विभाग के कर्मचारी चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं। चुनाव करवाने में सारे जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं लगभग सभी चुनाव करवाने में व्यस्त हैं, और तो उन सभी का हौसला बना रहे, चुनाव निष्पक्ष हो, आपकी एक स्पीच बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक होता है। आप कुछ बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के उदाहरण लो, राजीव गौबा साहब को लो, मैं तो कह रहा हूं जितने भी लगभग अच्छे अच्छे कैबिनेट सचिव रहे हैं उन सबका उदाहरण ले लो आप। राजीव गौबा को लो, अरविंद महर्षि को लो, है ना, निरंजन यादव बहुत शानदार रहे। जम्मू कश्मीर में एक क्या रहे, विजय कुमार जम्मू कश्मीर में रहे, बहुत शानदार काम उन्होंने किया था। एक पंकज कुमार रहे जिन्होंने गुजरात में बहुत शानदार काम किया। बहुत सारे लोग रहे, है ना। क्या है कि नाम लेने में यूं भी है कि यार किस किस का नाम ले और किसका छोड़े। ठीक है, वो एक शायरी याद आ गई मेरे को कि किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। ठीक है, तो मैं कह रहा था ना, किस किस का नाम ले और किस किस को छोड़े, तो बहुत चीजें दिक्कत वाली है ना। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अगर हमारे सिविल सेवक इतने अच्छे ना हुए होते तो शायद देश ने इतनी तरक्की की है ना, वो नहीं हुई होती, है ना। अकेले राजनेताओं के बस की बात नहीं है। आईएएस के हाथ में बहुत ताकत होती है, सारी ताकत उसी के हाथ में है। एक फाइल किसी योजना के लिए चली, मान लो, है ना, कोई एक नई योजना शुरू करनी है मान लो, और आईएएस अधिकारी ने शुरू की ना, तो वो उस पर जो टिप्पणी लिखेगा, वो उस पर जो ड्राफ्टिंग कर देगा, वो उस फाइल पे जो नोटिंग कर देगा, वो ही
सीएम साहब लगभग उसी को फाइनल करेंगे पढ़ करके। बहुत बड़ी चीज होती है एक आईएएस अधिकारी फाइल पर क्या लिखता है, क्या नोटिंग करता है, क्या टिप्पणी करता है, क्या ड्राफ्टिंग उसकी कैसे कर रहा है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है फाइल को कैसे तैयार करते हैं, कितने बढ़िया तरीके से उसमें निर्णय की उसमें क्या कैसे उसको कैटेगरी वाइज बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। देखिए होता क्या है, एक जनरल सिविल सेवक की यात्रा यदि मैं आपको बताऊं तो आपको सी सेट होंगे, सी सेट के बाद में प्रीलिम्स होगा, सी सेट मतलब वही प्रीलिम्स है ना, तो उसके बाद मेंस इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद में जैसे रिजल्ट आएगा तो आप तो खुश होंगे कि आप तो खुश होंगे या नहीं होंगे, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं सब ज्यादा खुश होंगे आपसे भी बहुत ज्यादा। फिर आप जाओगे मसूरी, मसूरी में फिर आप मजे करोगे कहाँ, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लवासना, वहां जाओगे। 2 साल का फाउंडेशन कोर्स होता है वो करोगे, उसमें भी पहले 100 दिन का तो और ज्यादा बेसिक जो है वो फाउंडेशन कोर्स होता है तो उसको करोगे, है ना। और उसको करने के बाद में फिर आपको एज ए ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में आपकी ट्रेनिंग होगी। एसडीएम बनाएंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद में एडीएम बनाते हैं, फिर डीएम बना देते हैं, प्रोविजनर अधिकारी के तौर पे, प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पे आपकी ड्यूटियां अलग अलग लगाई जाती हैं, एडीएम वगैरह बनाते हैं। और फिर 3-4 साल की जब नौकरी हो जाती है, 3-4 साल के लगभग, तो फिर बना देते हैं आपको डीएम, कलेक्टर साहब। फिर डीएम भी बन रहे हैं और वहीं क्या करते हैं कि मान लो कोई विभाग है तो वहां का एक सबसे बड़ा उच्च अधिकारी भी कई बार बना देते हैं। ठीक है, शुरू में मिलते हैं कैसे, छोटे जिले मिलेंगे, छोटे जिलों में बढ़िया काम करो भाई, छोटे जिलों को सुधार करके दिखाओ। फिर आप मंत्री जी की नजर में आते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री की नजर में आते हैं, यार ये तो शानदार आईएएस अधिकारी है, जबरदस्त काम कर रहा है। और कम से कम नहीं तो 12-14 साल तक तो आप कलेक्टर रहोगे ही रहोगे। फिर उसके बाद में भेज देंगे कहाँ, लगभग सेक्रेटरीट भेज देते हैं, सचिवालय भेज देते हैं। फिर करना है सचिवालय में काम, किसी एक विभाग का एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह बना देंगे, या फिर यदि सेंट्रल में है तो सेंट्रल में कोई एक विंग होगी, उसका एक डायरेक्टर बना देंगे। फिर उसके बाद में 18-19 साल की जब नौकरी हो जाती है तो उसके बाद में क्या बना देते हैं, उसको एक एडिशनल सेक्रेटरी बना देते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, सॉरी, पहले बनाएंगे जॉइंट सेक्रेटरी, फिर उसके बाद में एडिशनल सेक्रेटरी बनाएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी बनते बनते आपकी नौकरी हो जाएगी 25 साल की, और जब आपकी नौकरी हो जाएगी 27, 28, 30 साल के आसपास, 27 से ऊपर मान लो आप, तो फिर आपको बना सकते हैं क्या, डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना। फिर बनते हैं सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी का मतलब है कोई भी मंत्रालय हो गया, कोई भी विभाग जो हो गया ना, उसका सबसे बड़ा उच्च अधिकारी होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। इतनी ताकत होती है उसके पास में। और समझ लो होम मिनिस्ट्री का कोई सेक्रेटरी है, सचिव साहब है, कितनी पावर है। पूरे देश की पुलिस, पूरे देश की ये अर्धसैनिक बल सब उनके अंडर में है। उनकी एक फाइल, उनका एक आदेश, उनका एक साइन देश में क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो इस ताकत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सावधानी से हो, इसके लिए क्या चाहिए, एक लोक सेवक में एप्टीट्यूड्स वैसे होने चाहिए। जैसे ये 5 मैंने बताए, जैसे मैंने पहला आपको क्या बताया कि भाई पहला होना चाहिए भाषा पर सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए, भाषाई परिपक्वता उसमें होनी चाहिए। अंग्रेजी में हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो सी सेट में आता है कॉम्प्रीहेंशन आता है। और क्या होता है, ऐसे का एक पेपर होता है अपना 250 नंबरों का। क्यों लिखवा रहे हैं हम 2 निबंध, क्यों हम कॉम्प्रीहेंशन का पेपर ले रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि बंदा पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता, जो पढ़ता है तो फिर समझ पाता है कि नहीं समझ पाता, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं इसमें। देखो होता क्या है कि दुनिया को क्या लगता है ना, बाहर से कलेक्टर बनना क्या है, डंडा घुमाना है बस, और क्या है यार, ऑर्डर ही तो पेल लें, आराम से मस्त रहो, ऑफिस में बैठे रहो, मस्त एसी ऑफिस, सब सलाम साहब करते रहेंगे, अपना रुतबा होगा और लाल बत्ती होगी, फलाना होगा, ये होगा। भैया एक यदि आपको अच्छा सिविल सेवक बनना है, देखो खराब सिविल सेवक तो बन जाओगे, औसत दर्जे के सिविल सेवक। सरकारी नौकरी का एक सिस्टम और है, सरकारी नौकरी में अंदर घुसना से बहुत कठिन काम है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है अंदर घुसने के लिए।
एक बार घुस गए तो फिर आपको नहीं आता है, फिर आपको बोली नील बटे कक्का, नील बटे सन्नाटा, वो लाल बटे कक्का याद आ गया मेरे को। लाल बटे कक्का पता है आपको? चलो कोई बात नहीं। तो नील बटे सन्नाटा हो गया, मान लो आपका कुछ ही नहीं आता है ना, तब भी आपका काम चल ही जाएगा। फिर आप यदि बहुत ज्यादा खराब हुए, आपकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है और आपकी डेडिकेशन पे, इंटीग्रिटी पे सवाल खड़े हो गए, तो हो सकता है कि सरकार आपको समय से पहले बीआरएस देके घर भेज भी दे। बहुत सौ को भेजती है समय से पहले बीआरएस देके, सरकार जबरदस्ती बीआरएस दे देती है, भाई बहुत हो गया, बहुत एहसान हो गया आपका देश पे, ठीक है अब जाओ विदा हो। तो क्या होना चाहिए कि खराब तो आप बन सकते हो, औसत दर्जे के तो बन ही जाते हैं। कुछ भी नहीं आता तो भी आप क्या है, सरकारी नौकरी है तो नौकरी तो हो ही जाती है, प्राइवेट की तरह कहने की बीच में से भगा देंगे। हालांकि आजकल तो मोदी सरकार तो बीआरएस देने लग गई है जबरदस्ती पकड़ के। फिर भी सच बात यह है कि एक आईएएस अधिकारी चाहे कितना ही रौब हो, रुतबा हो, सच बात यह है कि उसकी उम्र जब जो कटती है वो कटती है फाइलों में। फाइल पढ़ना, उनको नोटिंग करना, उनकी ड्राफ्टिंग करना, इसी में समय जाता है। कोई भी मामला है ना, कोई भी मामला वो एक फाइल है। किसमें है? एक फाइल में, फाइल है। एक ही दिन में कई बार 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 फाइलों को पढ़ना होता है। निर्णयन की जो पूरी प्रक्रिया होगी, यानी कि फैसले लिए जाएंगे, वो सब किसके माध्यमों से होगा? फाइलों के माध्यम से। फाइलें खूब बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े मामले होते हैं, इतने मोटे मोटे मामलों को 2-4 लाइनों में समझना होता है, और जो लिखा है वही समझना है, और वो भी समझना है जो नहीं लिखा है। ऐसे नहीं है कि भाई कुछ भी पढ़ लिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। 100 फाइल पढ़नी है कम से कम, नहीं तो समझनी है, टिप्पणी करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, कईयों में फैसले लेने, कुछ में कड़े फैसले लेने, कुछ में ऐसे फैसले लेने होंगे कि पता चलेगा कि नहीं इस फैसले तो सीएम साहब नाराज होंगे, पर नहीं भाई ये जो इस पे जो फैसला है वो तो मेरा फैसला, मेरी टिप्पणी तो ये रहेगी। इसके लिए खास तरह का एप्टीट्यूड चाहिए होता है, हर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, सिर्फ शायर समझता है कहे कहूं की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। तो और जो आईएएस अधिकारी जो टिप्पणी लिखता है ना किसी भी फाइल पे, सीएम साहब के पास आईएएस अधिकारी खुद नहीं जाता, उसकी टिप्पणी जाती है। और जो टिप्पणी को जब पढ़ते हैं सीएम साहब, तब उनकी समझ में आता है कि यार इतनी बढ़िया टिप्पणी किसने लिखी है, बुलाओ उसको यार। तो उदाहरण से यदि आपको समझना है, मान लो कि जैसे ठेके वाला उदाहरण ले लो, है ना। जैसे मान लो कि हाईवे बनना है 600 किलोमीटर का, 600 किलोमीटर लंबा क्या बनना है? नेशनल हाईवे बनना है। ठीक, आप सड़क एवं परिवहन विभाग में काम कर रहे हो, तो क्या होगा? एक फाइल शुरू होगी कि भाई ये रास्ता जो होगा वो कहां कहां से जाएगा, इसका बजट कितना होगा, और इससे यातायात पे कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका आर्थिक लाभ क्या होंगे, सामाजिक लाभ क्या होंगे, पर्यावरणीय लाभ और हानि दोनों ही। पर्यावरणीय लाभ और हानि क्या क्या होंगे, रास्ते जहां जहां से जाएंगे कहीं पे विस्थापन तो नहीं होगा, कितनी जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, जहां पे जितनी जमीन एक्वायर करेंगे वहां पर कितना कितना खर्चा होना होगा, लोगों को कितना पैसा देना होगा, सब है। ये पूरा एक मामला है, संबंधित मंत्रालय है, और उस मंत्रालय में मान लो कि ये मामला जो है वो शुरू हो गया है। 1 सेकंड देना है ना, सॉरी यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो क्या है कि सड़क परिवहन मंत्रालय में मामला चल रहा है परियोजना पे, सबसे पहले फाइल शुरू होगी। तो फाइल जो शुरू की जाती है ना, जब वैसे मान लो कि सेक्शन ऑफिसर ने शुरू कर दी। सेक्शन ऑफिसर कौन होता है ये पता? एक पीसीएस अधिकारी होता है, शुरुआती पीसीएस अधिकारी जो हुआ वो सेक्शन ऑफिसर होता है। एक और सेक्शन ऑफिसर है कौन? पंत बाबू, जानते हो पंत बाबू को? नहीं, यशोधर बाबू को। हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट यदि रहा है तो मनोहर श्याम जोशी एक लेखक हैं, उनकी एक कहानी है जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। यानी कि एक सेक्शन ऑफिसर में काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी आज 25वीं शादी की सालगिरह है, और उसको शादी की सालगिरह में इंटरेस्ट है 0, और उसके बच्चे जितने एक्साइटेड है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये 2 पीढ़ियों के टकराव की वो कहानी है, शानदार कहानी है, कभी पढ़ोगे। मनोहर श्याम जोशी कौन है जानते हो? नहीं, हम लोग देखा है दूरदर्शन पे एक हम लोग, आपने तो कहीं देखा होगा यार, आप तो अभी 2000 के बाद वाली जनरेशन होंगे, मैंने भी नहीं देखा था हम लोग, तो उससे भी पहले का है। मतलब कि मैंने शायद देखा होगा, है ना, हल्का फुल्का देखा था, छोटी मोटी याद है मेरी, बहुत छोटी।
तो हम लोग एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पर, सबसे पहला जो सीरियल दूरदर्शन पे था शायद वो हम लोग ही था, तो वो शायद मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा था, शायद 100% तो नहीं पता, बट शायद उन्हीं ने लिखा था। ठीक है, तो सेक्शन ऑफिसर ने क्या की, फाइल शुरू की। अब सेक्शन ऑफिसर के पास जो डेटा है, यानी कि जैसे संभावित लागत कितनी होगी, भूमि अधिग्रहण कितनी की जाएगी, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, कितना इसका बजट बनेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो वो सारी आर्थिक रूप से इसके क्या परिणाम होंगे, वो सारा कर लिया और उसने अपनी एक फाइल बना दी। अब वो फाइल किसके पास जाएगी, अंडर सेक्रेटरी के पास में, और वो सेक्शन ऑफिसर ने जो जो फाइल जिस तरीके से बनाई है उस सबको अच्छे से देखेगा। फिर उसमें वो क्या करेगा कि भाई कुछ विकल्प सुझाएगा कि भाई यदि कोई समस्या है तो उस समस्या का इलाज क्या हो सकता है, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कैसे किया जाएगा, तो वो उसमें बहुत सारे सुझाव लिख देगा। फिर वो फाइल जाएगी डिप्टी सेक्रेटरी के पास में, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास में, फिर वो देखेंगे प्रोजेक्ट के वित्तीय प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है, फिर वो भी अपने सुझाव देंगे कि परियोजना को लागू करना व्यवहारिक है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। सबसे लास्ट में जाएगी किसके पास, ये सब आईएएस अधिकारी हैं लेकिन ये सब जूनियर है। अभी सबसे सीनियर वाले आईएएस अधिकारी कौन है, कैबिनेट जो मुख्य सेक्रेटरी जिनको हम कहते हैं, तो सचिव साहब के पास पहुंच गई। तो वो क्या करेगा, सभी पहलुओं का अच्छे से मूल्यांकन करेगा, क्या परियोजना बजट के दायरे में है कि नहीं, सामाजिक प्रभाव, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई दी। फिर इस पर नोटिंग करेगा। नोटिंग कैसे करेगा कि भाई निम्नलिखित परियोजना को निम्न संशोधनों के तहत, लिखूं तो क्या वैसे ही सुन लो, है ना, के तहत स्वीकृति दी जाती है, या प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रमुख सुधारों की आवश्यकता है। जब ये टिप्पणी होकर के फिर जब सीएम के पास जाती है, फिर सीएम पढ़ता है आपकी टिप्पणी, वो ऐसे नहीं कि पूरी फाइल पढ़ेगा और देखा, वो ये देखेगा कि भाई सचिव साहब ने क्या लिख दिया, और जो सचिव ने लिखा है, जो आपके सेक्रेटरी ने लिख दिया, वही वो लगभग फाइनल कर देते हैं। और जितनी अच्छी आपकी टिप्पणी होगी सीएम साहब को लगेगा कि उतना ही शानदार व्यक्ति है। ठीक समझ में आ गया। तो ये सारी की सारी बातें नोट करना होता है, और अप्रूव और डिसअप्रूव की जो बात होती है वो कौन करता है, सचिव साहब करते हैं। सचिव साहब लगभग अप्रूवल सचिव साहब के हाथ में होता है, सेक्रेटरी की जो आईएएस अधिकारी होता है उसके हाथ में, और वो जैसे कर देगा वही है। एक गलत निर्णय, एक गलत निर्णय लाखों लोगों की जान ले सकता है। हजार करोड़ों को मतलब समझ रहे हो, ऐसे 1000 करोड़ रुपयों का नुकसान कर सकता है आपका एक गलत फैसला, आपकी एक छोटी सी चूक। फाइल को पढ़ने में कहीं गड़बड़ हो गई, प्रतिवेदन लिखने में कोई गड़बड़ हो गई, प्रतिवेदन को समझने में कोई नुकसान हो गई ना, बहुत बड़ा नुकसान होता है। उदाहरण समझ जानने आपको, भोपाल गैस कांड सबसे बड़ा उदाहरण है। इंस्पेक्शन में चूक हो गई, कहीं ना कहीं लाल फीता शाही हो गई। वेदांता प्रोजेक्ट आया उड़ीसा में, बहुत बुरी तरह फेल हो गया। केरल में बाढ़ आई, लाखों मर गए, 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और लाखों लोगों की जान गई, वो अलग। किसकी गलती है? नेताओं के ऊपर तो हम बहुत जल्दी रख देते हैं भाई, ठीक है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी की भी उतनी ही बड़ी गलती है इसमें। उनके हाथ में होता है फैसला, इसलिए कहते हैं ना कि भाई भाषा की सूक्ष्म पकड़ क्यों चाहिए, क्यों भाषाई परिपक्वता चाहिए, क्यों कॉम्प्रीहेंशन स्किल उनमें चाहिए होती है, क्यों उनमें तार्किक क्षमता चाहिए, क्यों निर्णय और समस्या समाधान की क्षमता चाहिए, क्यों उनमें गणित और आंकड़ों की समझ जो है वो होनी चाहिए, क्यों उनमें संचार और संप्रेषण कौशल का होना चाहिए। महाराष्ट्र में, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री क्या कर रही है? उनको लोन अच्छे से नहीं मिल रहा है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है? तो कहां है लॉ एंड ऑर्डर, कहां काम कर रहा है, कहां गए सारे के सारे लोग? तुम लोग चुन के गए ना, तुमको ट्रेन करके भेजा ना, तुमसे उम्मीद थी। वो नसरुद्दीन साहब वाला डायलॉग याद आ गया मेरे को, ये वेडनेसडे मूवी में जो है, कि हमें घर चलाना होता है साहब, इसलिए हम सरकार चुनते हैं ताकि वो देश चलाए। तो प्रशासनिक अधिकारी सरकार का ही तो हिस्सा है ना, वही तो देश चला रहे हैं। कौन चला रहा है? गुजरात में कांड हुआ मोरबी वाला, कब हुआ? 2022। किसकी गलती है भाई?
कहीं ना कहीं तो प्रशासन से चूक हुई ना, कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई ना प्रशासन से। क्या कर रहा था वहां पे जो सबसे ऊंचा प्रशासनिक अधिकारी बैठा था, सो रहा था क्या? वो पल्ला झाड़ लेगा क्या? अरे यार वो निरीक्षण अधिकारी ढंग से नहीं गए, फलानों ने ध्यान नहीं दिया, इसने ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान नहीं दिया, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। चेन्नई में जल संकट आया था, आपको पता है ना, वो 0 वाटर डे आ गया था। कैसे आ गया भाई? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहां गया आपका? क्या कर रही थी आपकी मिनिस्ट्री? होश ही नहीं था, पता ही नहीं था। एक मजेदार आपको घटना बताता हूं। एक परियोजना आई थी, एनरॉन परियोजना। एनरॉन परियोजना आई थी, एक महाराष्ट्र के दमोह में आई थी। महाराष्ट्र के दमोह में एक परियोजना आई, 1990 में आई थी ये। और उस समय ये एफडीआई, सबसे बड़ी एफडीआई थी भारत में। भारत में एफडीआई एफडीआई क्या होता है नहीं पता? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अमेरिका की कंपनी थी, 3 कंपनी मिलकर के कर रही थी। पारदर्शिता की बहुत जबरदस्त कमी हो गई, अकाउंटेबिलिटी की बहुत जबरदस्त कमी हो गई। महाराष्ट्र में किसमें? दाभोल शायद जगह, दमोह या दाभोल जगह थी वहां। और परियोजना में यह हुआ कि उस परियोजना ने कहा कि हम बिजली बेचेंगे तो बिजली की दरें इतनी महंगी कर दें कि पूछो ना। बहुत दिक्कत हुई उसमें, और उसमें लाखों करोड़ों रुपए का भारत का नुकसान हुआ, भारत की साख का नुकसान हुआ, बहुत दिक्कतें आई। इसलिए भाई जटिल से जटिल कथन है, उनको उनका सटीक अर्थ समझने की क्षमता होनी चाहिए, और कठिन से कठिन, उलझी से उलझी बातों को भी सरल से सरल भाषा में लिखना आना चाहिए, पारदर्शी भाषा में लिखने की शैली होनी चाहिए। ये सारे गुण नहीं है आप में, तो आप किसी भी फाइल पर जो है वो क्या नहीं कर पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे, ढंग से काम ही नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे? एक अच्छे सिविल सेवक बनने के लिए, शानदार सिविल सेवक के लिए होना ही चाहिए, नहीं तो औसत दर्जे के बन करके रह जाओगे, जिसकी विभाग में भी कोई रेस्पेक्ट नहीं रह जाएगी। आप पैसे खूब कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, रुतबा खूब कमा लोगे, लेकिन वो सब नकली होगा, खोखला होगा। इस दक्षता का महत्व समझना है, और चूंकि इस दक्षता का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो आपका बोधगम्यता वाले जो प्रश्न जो आते हैं, भाषाई वाले प्रश्न जो आते हैं, वो सीसेट में रखे गए हैं, इसलिए निबंध रखा गया है, इसलिए इसको बहुत वेटेज दिया गया है। ठीक है, अब आप देख लो कौन सा, गणित का देख लो, जैसे आप मैथ का समझता हूं, एक उदाहरण देख लो, है ना। मैथ आनी चाहिए, न्यूमेरेसी आनी चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, डेटा सफिशियंसी, डेटा इनसफिशियंसी, ये सब आना चाहिए। ये सब आपको आता ही नहीं है, कैसे काम करोगे आप कहोगे कि ये कलेक्टर साहब इसके गणित का क्या करेंगे? भाई कलेक्टर साहब को क्या मैथ तो पढ़ानी थोड़ी है। एक आईएएस अधिकारी को संसाधनों का अध्ययन करना है, मान लो, है ना, मान लो कि चलो वो काम कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, है ना, और कोई ना कोई योजना बना रहे हैं पुलिस के या सुरक्षा की दृष्टि से। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, मान लो कि बच्चों पे जो अपराध होते हैं उन पे एक योजना बनानी है, उनके लिए कोई सख्त कोई कानून बनाना है। अब 28 राज्यों के आपराधिक आंकड़े पढ़ने, क्या पढ़ने? आपराधिक आंकड़े। यूनियन टेरिटरीज है, उनके आपराधिक आंकड़े पढ़ने, सबका तुलनात्मक अध्ययन करना है। वर्तमान में जो कानून है उनको पढ़ना है, उनका अध्ययन करना है, उनमें कमी निकालनी होती है। एक साथ 5-5 ग्राफ पढ़ने भैया। 3 स्टेट लगाए साउथ के, हाँ हाँ हाँ, 3 स्टेट नॉर्थ के लगाए, ये देखो ये देखो ये देखो, अच्छा राजस्थान में ये स्थिति है, अच्छा पंजाब में ये स्थिति है, और हरियाणा में ये स्थिति है। अच्छा ये वाला क्राइम, अच्छा बच्चों वाले, महिलाओं वाले क्राइम को हटाओ, अभी हम केवल बच्चों वाला देखेंगे। हाँ ठीक है, 18 से कम वालों। कितना पढ़ना भाई, समझना है तुरंत ही। ऐसा नहीं है कि हाँ मैथ कैलकुलेटर लेकर के बैठे, अच्छा एक पाई ग्राफ क्या है, अपने जूनियर से थोड़ी कहोगे कि भाई मेरे को समझा। ये चाहे ये जो ऐसा वाला जो गोल वाला ग्राफ है, ये क्या होता है भाई? पाई चार्ट होता है, ये क्या होता है भाई? समझ में ही नहीं आ रहा। कहां से कानून बनाओगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा आपके।
तुलनात्मक अध्ययन करना है भाई, 2-2 3-3 ग्राफ पढ़ने हैं, सारे के सारे आंकड़े एक साथ पढ़ने हैं। मान लो कि आप हेल्थ मिनिस्ट्री में कुपोषण के लिए आप कोई योजना शुरू करना चाहते हो कि भाई राज्यों में कुपोषण की, तो क्या करोगे, राज्यों में कुपोषण का स्तर देखोगे, कौन से राज्य में कितना कुपोषण है बच्चों में वो देखोगे, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने आपसे कह दिया भाई नीति तैयार करो साहब, ऐसे क्या है, फिर राज्यों को कितना अनुदान देना है नहीं देना है उसके हिसाब पे आपको काम करना है। कैसे काम करोगे भाई, आपको कुछ पता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो फिर आप पता है क्या करोगे, पुरानी फाइल निकालो यार, कुपोषण पे पुरानी योजना कौन सी लेकर के आए थे, अरे साहब फलानी इंद्रधनुष योजना लेकर के आए थे, अच्छा अच्छा वो वाली फाइल है क्या, अच्छा वो वाली फाइल निकालो, उसमें से पुरानी पढ़ी, नोटिंग कर दी, ड्राफ्टिंग कर दी। यदि आप बहुत ही औसत दर्जे के हो तो, और बढ़िया वाले हो, शानदार वाले हो, तो फिर तो आपको ये सब सरकारी सिस्टमों में ज्यादातर क्या है, पुराना क्या, पहले से कैसा काम होता आ रहा है वो बताओ, पहले से कैसे काम होता आ रहा है वो देख लो, पहले से टिप्पणी कैसे लिखते हैं भाषा देख ली, अच्छा पहले से नोटिंग कैसे होती है, ऐसे होती है ना, अच्छा ठीक है, ड्राफ्टिंग करनी होगी, पुरानी फाइल निकालेंगे, अच्छा ये अच्छा ऐसे ठीक है, पर ये परिपाटी भी चलती रहती है, पिछले कुछ शानदार लोक सेवक होते हैं उनका काम देखा भी जाना चाहिए, बट ये गुण होने चाहिए, एक अभ्यर्थी में तो होने ही चाहिए, बाकी तो नौकरी में आप अनुभव होगा सीख ही जाओगे, एक अभ्यर्थी में तो होना ही चाहिए ना, बाद में थोड़ी सीखोगे आप। ठीक है, मनरेगा का अध्ययन करना है कि मनरेगा की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार दर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो बार ग्राफ आएगा, पाई चार्ट आएगा, रेखा ग्राफ आएगा, कितने सारे प्रारूप आएंगे, उन सबको आसानी से समझ सको, आंकड़े पढ़े और आंकड़ों को पढ़ करके ही आप क्या कर सको, नीतिगत निर्णय निकाल सको कि भाई इस आंकड़े के आधार पे हम ये निर्णय ले सकते हैं। आईआरएस बन गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में चले गए मान लो, तो आपको पता है कि जो एक परीक्षा होती है एसएससी की, है ना, तो एसएससी सीजीएल वाली एक परीक्षा होती है, तो उसमें मैथ खूब आता है, इंग्लिश खूब आती है, रीजनिंग बहुत जबरदस्त तरीके की आती है, उसमें से जो बनते हैं ना, वो जो नया आईआरएस होता है उसके जूनियर के भी जूनियर बनते हैं वो, और उनकी अंग्रेजी ना और रीजनिंग और मैथ बहुत शानदार होती है, बहुत गजब की होती है, क्योंकि उनका एग्जाम ही उसका होता है, आप सिलेबस देखा होगा तो आपने। अब मान लो कि कोई हिंदी माध्यम में पढ़ा हुआ विद्यार्थी था, सरकारी स्कूलों में पढ़ा, मैथ इतनी अच्छी थी नहीं, अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, सी सेट जैसे तैसे मर गिर के पास हो गया, इंग्लिश में तो केवल बेसिक नंबर लाने होते थे वो भी आ गए, आईआरएस बन गए, आईआरएस अब बनना भी नहीं चाहते थे पर बन गए, क्या करें, बन क्यों गए, क्योंकि जानकारी सही नहीं थी, किसी ने कह दिया कि आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, रेवेन्यू बहुत तगड़ा रेवेन्यू होता है, ध्यान रखो, जाओ जाओ जाओ, आप आ गए। और आईआरएस जो होता है ना, वो टैक्सों के मामले में जज का काम भी करना पड़ता है, प्रत्येक डीएम जज भी होता है, ध्यान रखना है ना, एसडीएम भी जज बनता है, एक दिन कोर्ट लगता है बाकायदा, जज बन गए साहब। किसी कंपनी का कोई फ्रॉड का मामला हो गया, कोई टैक्स चोरी का कोई मामला हो गया, अब कंपनी ने भेजा है साहब भयंकर वाला वकील, वो वकील सीए भी है, एलएलबी तो है ही, सियासत में सीए भी है, 15 साल का अनुभव है, आप पहली बारी जज बने, अंग्रेजी जैसे तैसे पेपर ही पास हुआ, अंग्रेजी आती नहीं है, मैथ तो जब कोई कहता है कि भाई देखो एक बकरी है, एक बकरी हमने 5% लाभ पे बेची है, दूसरे 10% लाभ पे बेची है, और टोटल हमने 25,000 रुपए में बेची है, और आपकी समझ में ही नहीं आता ये बोल क्या गया भाई, इतनी बेसिक मैथ नहीं आती आपकी, ऐसा बंदा आईएएस बन सकता है, आईआरएस बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सी सेट पास करना है, सी सेट कॉम्प्रीहेंसिव के बल पर, ठीक है, और दूसरी हल्की फुल्की रीजनिंग वाले प्रश्न पर, कुछ मैथ वाले प्रश्न 2-4 करके आप बन सकते हैं। अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी आना जरूरी नहीं है, आपकी बहुत मामूली सी भी अंग्रेजी है तो भी आप बन सकते हो, क्योंकि बेसिक अंग्रेजी का पेपर पास करना है बस, हिंदी माध्यम में दिया सब कुछ, बिल्कुल बन जाते हैं। तो भाई हालांकि 2 साल की ट्रेनिंग होती है, सिखाते हैं सब कुछ, पर आपको एक बहुत मजे की बात है कि इन सर्विस जितनी भी ट्रेनिंगें होती हैं, चाहे हो दुनिया का कोई सा भी डिपार्टमेंट, एक 4th क्लास की ट्रेनिंग हो, चाहे इन सर्विस नौकरी में, सरकारी नौकरी में आने के बाद, और चाहे हो
आईएएस की, वो दोनों ही ट्रेनिंग एक ही तरीके से लेते हैं। एक ही तरीके से लेने का मतलब दोनों ही फुल मस्ती करते हैं ट्रेनिंगों में। बहुत ही कम सीरियस बच्चे होते हैं जो पूरी तरीके से ध्यान देते हैं। ऐसे तो कुछ लोग होते ही हैं, शानदार गजब के लोग होते ही हैं, उसमें क्या है ना, पर नहीं दिया, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। सीए साहब ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेज शर्मा जाए, शशि थरूर साहब वाली, ठीक है, और आपके नहीं आता खाकी समझ में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा भाई। इतनी बेइज्जती होगी ना आपकी, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ठीक है, काम तो चल ही जाता है, नौकरी तो कर ही लोगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, नौकरी तो करनी है। बट एक नौकरी करते हो कि भाई क्या गजब का अधिकारी आया है, और एक अधिकारी आया, एक आया, लोग कहने क्या अधिकारी आया, और दूसरे कहते क्या अधिकारी आया यार। वो एक ऐड आता है ना इंश्योरेंस वाला, सैफ अली खान और उसकी बेटी जो ऐड करते हैं, तो उसमें वो उनके साथ में एक और व्यक्ति होता है, वो कहता है क्या जनरेशन है यार, क्या जनरेशन है। फिर जब वो कुछ सहायता के लिए कुछ काम कर देती है, अच्छा कहता है क्या जनरेशन है। तो वही वाली बात है, क्या अधिकारी है। ठीक है, तो उच्च तार्किक क्षमता क्यों चाहिए। एक जिले में आ गई बाढ़, अचानक से बाढ़ आ गई, स्थिति बन गई, बादल फट गया, बहुत सारे गांवों में बाढ़ आ गई है, बादल फट गए, कई सारी जगह से सहायता की मांग आ रही है, आपके पास संसाधन है बहुत सीमित, आपके पास जो एसडीआरएफ की जो टीम है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जिसको कहते हैं शायद, है ना, तो वो है बहुत छोटी सी, पुलिस भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं है। तो आप ऐसी तुरंत स्थिति में क्या फैसला लोगे, हड़बड़ाहट में क्या फैसला लोगे। इसके लिए चाहिए तार्किक क्षमता। एक योजना है आपके डिस्ट्रिक्ट में, अच्छे से उसका कार्यान्वयन ही नहीं हो रहा, मान लो स्वच्छ भारत मिशन है, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में गंदगी गंदगी के पहाड़ लगे हुए हैं, कहां गए भाई, तो आप कैसे काम करोगे। लॉजिक पावर चाहिए ना, फंड का आवंटन करना है, प्रशासनिक समस्याएं आती हैं, स्थानीय लोगों का सहयोग लेना है, कई बार कर्मचारियों का सहयोग लेना होता है, सबका विश्लेषण करना है, बहुत से आंकड़ों का संश्लेषण करना है, कैसे करोगे भाई, कैसे काम जांच करोगे। कई सारे विभाग हैं, सारे विभागों के बीच तालमेल बिठाना है, कितने सारे कर्मचारी हैं, सबकी समस्याएं सुननी है, सारी की समस्याओं का को सुधार करना है, सबकी समस्याओं का, जितनी भी परिस्थितियां आपके डिस्ट्रिक्ट में है सबको समझना है, कर्मचारियों की परिस्थितियों को समझना है ना, मंत्री साहब की अलग मुसीबत है उनको समझना है, कई सारे तथ्य हैं उनको जोड़ना है, विश्लेषण करना है, तो चाहिए तार्किक क्षमता। आंकड़ा आ गया कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट का शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिर रहा है, ड्रॉप आउटों की संख्या आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गिर रही है, क्या कर रहे हो। और आप ये कहते हो साहब मैं क्या करूं, ये तो जिला शिक्षा अधिकारी साहब जाने, में कलेक्टर क्या करूंगा इसमें, तो भैया हालत खराब हो जाएगी, जानकारी, ठीक है, जवाब देना है आपको। तो क्या करना है, आपको देखना होगा ना कि क्या क्या फैक्टर है इसमें, कौन कौन से फैक्टरों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हम क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी विभाग को यदि इसमें सहयोग लेना है, पंचायतों का सहयोग लेना है, अभिभावकों का सहयोग लेना है, आमजन का सहयोग लेना है, या जो प्रभावशाली लोग आसपास के लोग हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, या और कोई सेलिब्रिटी टाइप कोई व्यक्ति उस डिस्ट्रिक्ट का है, तो उसका कैसे सहयोग लेना है, सब सारे काम करने होंगे ना। निर्णय की क्षमता होगी तभी तो कर पाओगे। आपको क्यों हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्यों आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, क्यों आपको सामाजिक समस्याएं पढ़ा रहे हैं, क्यों आपको इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, क्यों आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ये सब इसीलिए परीक्षाएं ली जा रही है ना, ताकि आप जिस किसी भी इलाके में जाओ या आपको समझ पाओ कि भाई यहाँ पे परिस्थितियां कैसी है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ का इतिहास कैसा रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी समाज और संस्कृति इनकी कैसी रही है, उस हिसाब से ही फैसला लोगे ना आप वहां पे। आप ऐसा थोड़ी करोगे कि भाई किसी डिस्ट्रिक्ट में गए और उस डिस्ट्रिक्ट में मान लो कि सिंधी समाज का नहीं है एक भी परिवार, और आपने कहा कि भाई जो है कि भाई सिंधी समाज का कोई मेला है, मतलब आपके यहाँ लगता था, और आपने कहा कि नहीं यहाँ भी छुट्टी करेंगे, हम तो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर को पावर होती है छुट्टी करने की, और आपने कर दिया, वहां पे वो समाज है ही नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। जिले का बजट बनाना, आपको शायद नहीं पता हो तो बता दूं, जिले का भी बजट बनता है, जैसे देश का बनता है, जैसे राज्यों, जैसे देश का बनता है, जैसे जैसे देश का बनता है, जैसे जिलों राज्यों का बनता है, वैसे ही जिलों का भी बजट बनता है बाकायदा। ठीक है, और आपको खबर मिली है कि भाई दंगा होने वाला है, भीड़ हो गई है तैयार, ठीक है,
ऐसी स्थिति में आपको फैसला लेना है, क्या करें? और कलेक्टर साहब डर के मारे गए ही नहीं, और एक कलेक्टर साहब हैं ऑफिस में ही बैठे, एक कलेक्टर साहब हैं कि दंगाइयों के बीच में पहुंच गए, दोनों तरफ भीड़ है और दोनों के बीच में जाकर के कार रोकी है, अपनी गाड़ी रोकी है। कलेक्टर साहब के पास जितना तामझाम है, जितने लोग होते हैं, तो दंगे करने वाले एक बार को तो रुक ही जाएंगे कि भाई कलेक्टर साहब आए और इतना प्रशासन पूरा आया है। और फिर आपने दंगे करने वाले दोनों लोगों को बुलाया, दोनों तरफ के 4-4 लोगों को बुलाया है कि आइए बात करते हैं। पास की चाय की टपरी पे बैठ करके, चाय की टपरी तो क्या खुली रहेगी दंगे के टाइम पे, पर गाड़ी में ही बैठ करके मान लो बात कर ली, और आपने इतने अच्छे तरीके से संप्रेषण किया है उनसे, इतने शानदार तरीके से अपनी बात उनके पास रखी है, इतना बढ़िया निर्णय लिया है। और समस्या जो थी, क्योंकि समस्या तो होती है, बहुत ही नाम की समस्या होती है, और इतना अच्छा समाधान आपने कर दिया कि दोनों ने कह दिया अरे भाई हो गया काम हो गया, चलो भाई दंगे नहीं होंगे। इसके लिए कई बार सख्ती भी रखनी पड़ती है, बहुत भयंकर सख्ती भी करनी पड़ती है, इसलिए इसके लिए ना कुछ लोगों को उठवाना भी पड़ता है कि भाई आपने वो तो पढ़ाई होगा ना, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नहीं वो कौन सा यार, अपराध होने से पहले ही जिनको डाल देते हैं जेल में, ठीक है, वो वाला। तो सफल होने के लिए ये सारी योग्यताएं एक कलेक्टर साहब में आवश्यक होती हैं। किसी भी राज्य में मंत्री साहब जो होंगे, होम मिनिस्ट्री जिनके पास रहती है अक्सर करके, या सीएम साहब जो रहते हैं ना, उनको पहले ही पता है कि कौन कौन से शानदार आईएएस अधिकारी हमारे राज्य में, सबसे शानदार आईएएस अधिकारी कौन से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम होगी तो कौन से कलेक्टर को भेजना है, कौन से एसपी साहब को भेजना है, सबको पता होता है, क्योंकि आपका नाम बन चुका होता है, आपका रसूख बन चुका होता है। तरह तरह की परिस्थितियां हैं, निर्णय लेना है, फैसला लेना है, बहुत सब कुछ है। एक छोटी सी भी चूक हो गई बहुत दिक्कत हो जाती है ना, लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है, एक छोटी सी समस्या, ठीक है, और कई सारे लोगों की क्या चली जाएगी, जान दे जाएगी। सूखे की समस्या आ गई, सुलझा हुआ दृष्टिकोण चाहिए होता है, एकदम सुलझा हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए। सूखे की समस्या आ गई, हड़ताल की समस्या आ गई, दंगे की समस्या आ गई, बहुत कुछ आता है। इसीलिए तो आपकी ये निर्णय समस्या का सीसेट में प्रश्न आते हैं ना, फैसला लेने की क्षमता की जाती है, ठीक है। देखो फैसले लेने के जो प्रश्न होते हैं वो क्लर्क वाले एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं आते, इसी में आते हैं, क्योंकि क्लर्क को उसके फैसले थोड़ी लेने, फैसले किसको लेने हैं साहब, आईएएस अधिकारी को लेने हैं साहब, बड़े बाबू को, ठीक है, बड़े बाबू कहते हैं, ध्यान रखना, आईएएस अधिकारी को है ना, मतलब मंत्री साहब कहते हैं, छोटे मोटे लोग तो क्या कहेंगे, मैं और आप जैसे लोग तो, और तो क्या ये सब बता ही दिया, संचार और कौशल का मैंने बता ही दिया, उचित नेतृत्व देना है समाज को, कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो है वो 100% क्या करना है, खरा उतरना है, सक्रिय रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र और भागीदारी हो, निर्वाचन में प्रत्येक व्यक्ति भागीदारी ले, तो इसके लिए क्या है, संप्रेषण कौशल चाहिए, संचार चाहिए होता है, और अपनी बात को सटीक तरीके से समझाने की क्षमता होनी चाहिए। और इसी के लिए देखते होंगे तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण क्षमताओं से संबंधित प्रश्न सीसेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्षमताएं किसमें होनी चाहिए, एक उसमें होनी चाहिए, और ये सब क्षमताएं यदि किसी में हैं तो इनके अलावा व्यक्ति को और कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, और नैतिक हो इसके लिए क्या पढ़ाते हैं, एथिक्स पढ़ाते हैं। इसीलिए इस जो टॉपिक का नाम हमने क्या रखा है, हमने क्या, जो यूपीएससी ने क्या रखा है, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये वाला एप्टीट्यूड वाला टॉपिक तो हमारा होता है यहाँ पर खत्म, और अब इसके बाद क्या होगा, फाउंडेशनल वैल्यूज शुरू होंगे, क्योंकि जो फाउंडेशनल वैल्यूज जो शुरू होती है, आधारभूत मूल्य जो शुरू होते हैं, वो किससे शुरू होते हैं, आपके एथिक्स से शुरू होते हैं, एथिक्स से शुरू होते हैं। तो भाई क्या है कि भाई, तो ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में, एक सवाल यहां पर पूछा जा सकता है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको कैसा लगता है, आप उसमें कुछ सुधार संशोधन करना चाहेंगे, मान लो साक्षात्कार में प्रश्न कभी पूछा जा सकता है, तो यदि कभी पूछ लें तो आप कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल, हमारे एक तो बता देना कि हमारे जो है वो सिलेबस में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, तो ये 5 बातें ही लिख देना, भले बता देना बोल करके, और बता देना कि भाई निबंध हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, निबंध का अनुपात चाहे तो
ठीक है, क्योंकि निबंध से हम क्या चेक कर रहे हैं, आपकी भाषा पे सूक्ष्म पकड़ चेक करते हैं और भाषा पे नॉलेज होनी ही चाहिए। संप्रेषण कौशल पर प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वो ज्यादा प्रश्न आते हैं। केस स्टडी पढ़ाई जा सकते हैं, जो बड़े बड़े जो बहुत सफल आईएएस अधिकारी रहे हैं उन्होंने जो किन परिस्थितियों में क्या फैसले लिए वो केस स्टडी के तौर पर पढ़ाए जा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता के कुछ बेसिक प्रावधान है वो हमको आप पढ़ा सकते हैं। लोक प्रशासन के बेसिक सिद्धांत हमको पढ़ाए जा सकते हैं, और प्रमुख जो लोक प्रशासक रहे हैं उनको केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जा सकता है। और तो ये सारी की सारी चीजें सुझाव दे दो। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या है कि भाई जैसा इंटरव्यू चाहता है वैसा ही होता है। इंटरव्यू वाले तो नंबर अपनी मर्जी से ही देते हैं ना लगभग। वैसे तो अब देखो इंटरव्यू में क्या होता है ना कि बोर्ड बने होते हैं, किसके हिस्से में कौन सा बोर्ड आएगा किसी को नहीं पता, और कौन सा बोर्ड कितने अच्छे नंबर देता है या कितने खराब नंबर देता है ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, कई बार एक अच्छा बोर्ड आता है तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, कई बार एक खराब बोर्ड आता है तो खराब नंबर आ जाते हैं। पूरा किस्मत काम करती है यहाँ पर, किस्मत तो हर जगह ही काम करती है, खैर वो तो है ही। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और कुछ चीजें जो है आप बता सकते हो। तो ये क्या हो गए लोक सेवक के लिए, क्या क्या के लिए क्या हो गए, एप्टीट्यूड्स हो गए। लोक सेवक के लिए क्या हो गए, ये एप्टीट्यूड्स हो गए कि एक लोक सेवक में क्या क्या एप्टीट्यूड होने चाहिए, कैसे कैसे एप्टीट्यूड होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक, इसके अलावा जो नेक्स्ट अगला टॉपिक है जो हमारा इसमें से ही जुड़ा हुआ है वो है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि लोक सेवक के लिए आधारभूत मूल्य। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, आधारिक मूल्य, आधारभूत मूल्य कह लो, आधारभूत कह लो या आधारिक कह लो। तो कुछ क्वालिटी तो हमने देख ली कि भाई मानसिक तौर पे क्या क्या होना चाहिए। अब जहन के तौर पे यानी कि दिल में दिमाग में क्या होना चाहिए, उसके क्या होनी चाहिए। देखो वैल्यूज किसको कहते हैं हम, नैतिक आदर्श को। उनके नैतिक आदर्श क्या होने चाहिए, नैतिक आदर्श तो अच्छे चाहिए कि चाहिए नहीं चाहिए कि खराब चाहिए, अच्छे चाहिए। और फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, आधारभूत, यानी कि आधारिक मूल्य। मूल्य नैतिक आदर्श हमारे क्या होते हैं, ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटी जो अभी हमारे समाज में है नहीं, लेकिन जिन्हें अभी हम क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके द्वारा समाज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि क्या हो गई, ईमानदारी, जैसे क्या हो गई, ईमानदारी हो गई, जैसे कि हो गई करुणा, जैसे हो गया सत्यनिष्ठा। तो ये कुछ है, जैसे क्या हो गया आपका वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता। तो ये कुछ ऐसे मूल्य हैं जो कि क्या होने चाहिए, प्रत्येक सिविल सेवक में होने चाहिए, आधारिक मूल्य ये तो होने ही चाहिए। तटस्थता, निष्पक्षता, ये सारे के सारे गुण होने ही चाहिए। यदि एक लोक सेवक में ये गुण नहीं है तो वो बेचारा फैसले कैसे ले पाएगा, काम कैसे कर पाएंगे। यदि वो तटस्थ है ही नहीं, न्यूट्रल है ही नहीं, किसी पार्टी के पक्ष में झुका हुआ है, किसी समाज विशेष के पक्ष में झुका हुआ है, किसी धर्म के पक्ष में, जाति के विशेष पक्ष में, भाषा के पक्ष में, तो वो निष्पक्षता के साथ फैसला ले ही नहीं पाएगा। तो कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं जो कि आधारिक नहीं भी होते, जिनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैल्यूज भी कह देते हैं। तो कुछ को प्राथमिक वैल्यूज कह देते हैं, कुछ को सेकेंडरी कह देते हैं। कहने के लिए है, जैसे पंक्चुअलिटी है, पंक्चुअलिटी और ईमानदारी में चुनना हो तो किसे चुनोगे, ईमानदारी को। ठीक है, डिसिप्लिन और ईमानदारी में किसको चुनोगे, ईमानदारी को चुन लोगे। भाई थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन में रहता भी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही चलेगा, पर इसमें यह नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो तो चलेगा, 19-20 का अंतर होना चाहिए ये। तो बेसिकली क्या है कि सिविल सेवाओं की जो बुनियादी अपेक्षाएं हैं उनके लिए क्या आवश्यक है कि कुछ बुनियादी आधारभूत मूल्य तो होने ही चाहिए, क्योंकि उनको ये मानना है कि जो नहीं है थोड़े बहुत, उनको तो हम मसूरी में सिखा देंगे, लवासना में सिखाएंगे। क्योंकि लवासना में पहले 100 दिन ना केवल आधारभूत मूल्य ही सिखाए जाते हैं। लवासना में जो सिखाया जाता है पहले 100 दिन क्या है,
मूल्य सिखाए जाते हैं तो वो सेकेंडरी मूल्य सिखाते हैं। पर कुछ गुण मूल्य तो पहले से ही होने चाहिए ना। आप में पहले से ही कोई भी मूल्य नहीं है तो कैसे विकसित करेंगे बेचारे, वो भी कहां से विकसित करेंगे। फिर ट्रेनिंग को लोग इतनी सीरियसली लेते भी नहीं है, तो इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं तो इतनी जल्दी सीखते भी नहीं है। ठीक है, चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, उसका आप जवाब दो, तब आप मूल्यों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एक ऑफिस है मान लो, चलो ऑफिस छोड़ो, स्कूल ले लो आप, है ना। एक ऑफिस ले लो चाहे स्कूल ले लो, दोनों का ही बॉस चुनना है, स्कूल का प्रिंसिपल चुनना है और कॉलेज का प्रिंसिपल चुनना है मान लो, या कोई एक ऑफिस है मान लो कि एसडीएम लेवल की ऑफिस है ना, एसडीएम लेवल की, उसका बॉस चुनना है, यानी कि एसडीएम चुनना है आपको। दो विकल्प हैं, दो व्यक्ति हैं आपके सामने, ठीक है। मान लो आप मंत्री हो, आपके हाथ में ट्रांसफर लिखा है कि भाई दोनों में से किसको बनाए, या प्रमोशन लिखा हुआ है कि दो तहसीलदार है, दोनों में से किसको एसडीएम बनाए। तहसीलदार प्रमोशन से एसडीएम बन जाते हैं ना, तो किसको बनाए। एक देखा, पहला एक व्यक्ति है कि जो क्या है, ईमानदार है, एकदम निष्पक्ष व्यक्ति है वो, लेकिन उसको क्या है ना कि इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, पर वो उतना ज्यादा क्या नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट का मतलब होता है अपने काम में उतना शानदार नहीं है। उतना शानदार का मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत फैसले ले दिए और ऐसे वैसा कर दिया, नहीं, पर ईमानदार बहुत ज्यादा है और निष्पक्ष है, एकदम तटस्थ है। दूसरा व्यक्ति है, दूसरा है एकदम, उसको सारे काम आते हैं एसडीएम के, चुटकी बजाते ही कर लेता है, सारे जितने भी सारे काम है सब कर लेता है। पर दिक्कत है उसमें कि थोड़ा सा वो लालची है, थोड़ा सा भी, थोड़ा ज्यादा ही लालची है, बहुत ज्यादा स्वार्थी है। दोनों में से आपको चुनना होगा, किसे चुनेंगे। तो आप फैसला किसके आधार पर लेंगे, फाउंडेशनल वैल्यू। और फाउंडेशनल वैल्यू क्या है, ऑनेस्टी। सबसे पहली चीज हमको क्या देखनी है, ईमानदारी होनी चाहिए। इसीलिए जब बीआरएस दिया जाता है ना आईएएस अधिकारियों को, तो जब उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा होता है, जो उनकी सत्यनिष्ठा पे सवाल खड़ा होता है, तो उनको बीआरएस दिया जाता है। उनके हार्डवर्किंग पे सवाल खड़ा होता है तो किसी को जबरदस्ती बीआरएस नहीं देंगे। उनकी पंक्चुअलिटी पे सवाल खड़ा होगा तो उनको बीआरएस नहीं देंगे, तो उनको नोटिस देंगे। लेकिन यदि इंटीग्रिटी पे ही सवाल खड़ा हो गया, ऑनेस्टी पे ही सवाल खड़ा हो गया, उनकी तटस्थता पर ही सवाल खड़ा हो गया, पारदर्शिता पर ही सवाल खड़ा हो गया, तो भाई फिर तो घर ही भेजना पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि सीधा सीधा वो अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार है ही नहीं। और जो स्वार्थी होगा, जो लालची होगा, वो ईमानदार कैसे रह पाएगा, वो मरे ही ईमानदार नहीं हो सकता। स्वार्थी व्यक्ति ईमानदार हो ही नहीं सकता। हालांकि स्वार्थ के थॉमस हॉब्स ने जो स्वार्थ का जो मतलब बताया है, क्योंकि थॉमस हॉब्स के अनुसार तो दुनिया का प्रत्येक आदमी स्वार्थी है, ठीक है। तो वो वाला मतलब हम नहीं लेकर के चल रहे यहाँ पे। हम वाला मतलब लेकर चल रहे हैं कि वो स्वार्थी इस मामले में कि बस मेरा फायदा पहले हो, प्रशासन का फायदा हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिले का फायदा हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ब्लॉक का फायदा हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को एक चीज से लेना देना है, मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं। स्वार्थी ऐसा है, ठीक है। स्वार्थ की भी तो परिधि होती है ना, कि एक व्यक्ति है, इसका स्वार्थ है बस खुद तक, एक का परिवार तक, एक का है अपने समाज तक, तो वो भी तो दायरा बड़ा होता चला जाता है ना स्वार्थ का। तो ये है, तो दोनों में से किसे चुनेंगे, जिसमें फाउंडेशनल वैल्यूज है। जिसमें फाउंडेशनल वैल्यूज ही नहीं है, जो वस्तुनिष्ठता के साथ फैसला ही नहीं ले सकता, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे चुन लोगे यार। ऐसे व्यक्ति को आप किसी भी जगह का अधिकारी कैसे बना सकते हो। अधिकारी तो छोड़ो, कर्मचारी नहीं बनाए जाने चाहिए जिसमें वस्तुनिष्ठता ही नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं, जो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही नहीं जानता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, वो हर फैसले में क्या लेके आ जाएगा, सब्जेक्टिविटी लेके आ जाएगा। और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठता, आत्मनिष्ठता। इसका मतलब यह है कि जैसे ही व्यक्ति सब्जेक्टिव होगा, वो उसमें तटस्थता नहीं रह पाएगी, उसमें निष्पक्षता नहीं रह पाएगी। क्योंकि जब भी आत्मनिष्ठ होकर के फैसले लिए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फैसला किसी ना किसी पक्ष में झुक जाएगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि फैसला ये नहीं, जैसे मान लो जज है, तो जज को वस्तुनिष्ठ होने का मतलब क्या है, कि वो ये ना देखे कि ये जो मामला जो है, ये मेरे बेटे से जुड़ा है कि मेरी बेटी से जुड़ा है, ये मेरे भाषा वाले का है, ये मेरे परिवार वाला है, ये मेरी जाति वाला है, ये मेरे धर्म वाला है, ये मेरे राज्य वाला है। कुछ भी नहीं देखे, जो सही फैसला है वो कर दिया, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। और पता चला कि यार नहीं, इससे तो ऐसा हो जाएगा, मेरे परिवार को ही नुकसान हो जाएगा, तो फिर या मेरे कर्मचारी, जब से मान लो दो कर्मचारी, एक कर्मचारी फेवरेट है मान लो,
और एक कर्मचारी को इतनी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि एक कर्मचारी बहुत भयंकर चापलूस, और दूसरा है कि भाई जो सेल्फ एस्टीम को बहुत ऊपर रखता है। तो कर्मचारी भी दो तरीके के होते हैं ना, अधिकारी भी दो तरीके के होते हैं, कोई भी कर्मचारी हो। एक होता है सेल्फ एस्टीम वाला, जो कि आत्मसम्मान को बहुत ऊपर रखता है। एक होता है कि सेल्फ प्रेस्टीज वाला, जिसको बस कुर्सी से लेना देना है, वो कुर्सी से चिपका रहता है, उसकी इज्जत इसी वजह से समाज में, दुनिया में, चार लोगों में, क्योंकि वो उस कुर्सी पे है। और सेल्फ एस्टीम वाले का इज्जत इसलिए समाज में है, चार लोगों के बीच में है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत शानदार है। तो जो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति होगा, जो आत्मसम्मान को ऊपर रखने वाला होगा, वो तो चापलूसी करेगा नहीं, चाहे वो हो कोई मोदी, ठीक है, चाहे हो कोई राजा, वो तो आत्मसम्मानी व्यक्ति है, चापलूसी करेगा ही नहीं। जो सच बात है वो सच बात कहेगा, जो खराब बात है वो खराब बात कहेगा। जो बात कहनी चाहिए किस परिस्थिति में, वो बात वो कहेगा। और चापलूस तो, अरे सर आप तो कितने महान हो, आप तो कितने अच्छे हो, आप तो जो भी कहते हो सब आहा, आप बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, आप जितने शानदार फैसले लेते हो दुनिया में कोई लेता ही नहीं, आप जैसा एसडीएम तो आज तक आया ही नहीं, आप जैसा सेक्रेटरी तो 100 सालों में पैदा नहीं हुआ, आप तो कितने महान हो, है ना, आप जैसा प्रिंसिपल तो सदियों में एक बार आता है। कोई भी, किसी भी विभाग का कोई भी लोग हो, चापलूसों की संख्या तो हमेशा हर जगह रहती है। तो भाई ये गुण देखने पड़ेंगे कि नहीं। और मान लो कि आप में वस्तुनिष्ठता है नहीं, तो आप क्या है कि चापलूसी से पिघल गए, क्योंकि चापलूसी आपको पसंद आती है, पिघल में आ गए, तो आपने हो सकते हैं जब उन दोनों के प्रमोशन की बात आए तो, और वो आपके हाथ में हो, और दोनों में ज्यादातर चीजें लगभग बराबर हों, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो चापलूस के पक्ष में चले जाएं, क्योंकि आप में वस्तुनिष्ठता ही नहीं है। और आपका एक फैसला, एक खराब आदमी का प्रमोशन कर देना, अच्छे आदमी को छोड़ देना, न्याय के जो न्याय है ना, न्याय पे ही सवालिया निशान खड़ा कर देगा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर ही सवालिया निशान खड़ा कर देगा। आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो समाज का, देश का, आप नहीं समझ पा रहे। आप दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो भी कोई काम करता है ना, वो एक उदाहरण बन जाता है, वो एक एग्जाम्पल बन जाता है, और लोग उसको एज ए उदाहरण की तरह ही लेते हैं। अरे फलाने का छोरा देखा उसने कैसे किया था, ये तो कोई नौकरी पे भी नहीं है, ये तो कोई किसी बड़ी पोस्ट पे भी नहीं है, वो तो भी उदाहरण बन जाता है। दुनिया का प्रत्येक आदमी एक एग्जाम्पल सेट करता है अपने एक काम के द्वारा, आम जिंदगी में भी और ये प्रशासनिक जिंदगी में भी। अरे फलानी परिस्थिति में पता फलाने कलेक्टर साहब ने क्या किया था, वो कलेक्टर साहब थे यार, वो ऐसी परिस्थितियों में हमेशा ऐसे फैसले लेते थे। तो एग्जाम्पल सेट हो रहा है, आपके द्वारा किया गया एक एक काम एग्जाम्पल है, आपके बच्चों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए। इसीलिए ये कहते हैं कि दुनिया के प्रत्येक आदमी को ये सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, कोई भी फैसला हो, क्योंकि उसके फैसले से बहुत सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं, उसको उदाहरण की तरह यूज करेंगे, उसको एग्जाम्पल बना लेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आधारिक मूल्य, फाउंडेशनल वैल्यूज जो होती है, इंटीग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, प्रोबिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, न्यूट्रलिटी हो गई, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, ठीक है, सहिष्णुता हो गई, कंपैशन हो गया, सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, ये सारे के सारे गुण होने ही चाहिए। ये सारी की सारी क्वालिटीज आप में नहीं है, ये सारे की सारी मोरल वैल्यूज आपके अंदर है नहीं, आपको इनकी समझ ही नहीं है, तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति ही नहीं बन सकते। प्रशासनिक अधिकारी तो बहुत दूर की बात है, सरकारी कर्मचारी तो दूर की बात है, आप एक अच्छे व्यक्ति भी नहीं बन पाओगे। एक अच्छा व्यक्ति जिसका समाज में सम्मान है, चार लोगों में जिसकी पैठ है, जिसको चार लोग बुलाते हैं कि यार ये परेशानी आई है उसको बुलाओ, जिसके जो कहीं जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि यार ये आदमी आ गया, मजा ही आ गया। तो ऐसा आदमी बनने के लिए क्या चाहिए आप में कि ये सारे के सारे गुण हों, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज जब हम पढ़ेंगे तो इनको हम 5-6 वर्गों में पढ़ करके देखेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे करके, क्योंकि क्या उससे समझने में, बात समझने में आसानी हो जाती है, उससे क्या हो जाती है, बात समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज जो मैंने बताई है आपको, इसके हम 5-6 ग्रुप बना लेंगे, और 5-6 ग्रुप बना करके हर एक में 4-4, 5-5 ऐसी क्वालिटीज को रखेंगे, बेसिक वैल्यूज को रखेंगे, और फिर प्रत्येक वैल्यूज को, उन 3-4 को आपस में तुलना करते हुए अच्छे से परिभाषा सहित एक दूसरे के साथ में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनमें, उन पर टिप्पणी के लिए प्रश्न आते हैं, उन पर अंतर करने का भी प्रश्न आता है, उनमें संबंध के भी प्रश्न आते हैं, खूब सारे प्रश्न आते हैं।
तो आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं भाई मेरे, प्लीज बता देना, है ना, अच्छे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, कुछ बात यदि ज्यादा कह दी, कोई खराब बात कह दी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज सवाल पूछिए कुछ भी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सिविल सर्विसेज के लिए, तो कृपया करके ध्यान से पढ़ें और उम्मीद है आप इसको पढ़ोगे तो अच्छे अंक हासिल करोगे। चलिए फिर और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।